हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ हमारे थर्ड चैप्टर जो 10th क्लास का है उसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करने, और उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। राइट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनका एक पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं, किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको देख सकते हो। ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल किस तरह से हमें मिलता है या वो हमारे अर्थ में किस जगह पर पाया जाता है और कैसे आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, तो एक्सट्रैक्शन से पहले सबसे पहले ऑक्यूरेंस है। यहाँ मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, इनफैक्ट 3। एक मिनरल्स की डेफिनेशन है, एक ओर्स की है और एक गैंग। अब ऑक्यूरेंस होगा कहाँ? ऑफ कोर्स जो मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में नेचुरल फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें मिलते हैं हम उनको मिनरल्स कहते हैं। राइट, जो एलिमेंट जो कि मेटल के फॉर्म में है, एलिमेंट आप कब बोलते हो? जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी मेंबर के बारे में बात कर रहे हो, जनरल टर्म हम उनके लिए एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट मेटल हो सकते हैं जब वो नेचुरली हमें अर्थ में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, कम अमाउंट में मिलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, यही मिनरल्स अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगते हैं जिनसे आप प्रॉफिट ले सकते हो, जिसका एक्सट्रैक्शन करके आप उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस के फॉर्म में आप उनका यूज़ कर सकते हो, आप उनको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इस तरह से जब आप उनसे प्रॉफिट ले सकते हो तो वो कहलाने लगते हैं ओर्स। ठीक है, जब प्रॉफिट आपको मिलने लगे तो और प्रॉफिट चाहिए ना हमको, और प्रॉफिट चाहिए तो हम उसी मिनरल को बोलते हैं और। जब वो कम अमाउंट में मिल रहा है तो मिनरल, लेकिन जब आप ज़मीन से इनको बाहर निकालते हो तो इनके साथ कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ लगी रहती हैं। सो ऑफकोर्स जब ज़मीन से निकाल रहे हो तो सॉइल तो इनके साथ लगी ही रहेगी, क्ले है, सॉइल है, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ जब मिनरल्स के साथ होती है या ओर्स के साथ होती है तो हम उसको बोलते हैं गैंग। राइट, तो इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, देखिए। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। राइट, मिनरल आपने वर्ड सुना भी होगा, मिनरल वाटर। तो जो भी हमारे सॉल्ट, जो मेटल्स हैं, जिंक क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब सॉल्ट के फॉर्म में वाटर में मिल जाता है तो उसी पानी को हम मिनरल वाटर बोलते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। नाउ मिनरल्स एट सम प्लेसेस कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। तो इन मिनरल्स में किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाई परसेंटेज में कोई एक मेटल प्रेजेंट हो सकता है, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। उसको आप प्रॉफिट उससे ले सकते हो, उसका आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको सेल आउट कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप मिनरल को यूज़ करते हो जो ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल रहा है तो वही मिनरल कहलाने लगता है ओर्स। राइट, और जब आपने उनको ज़मीन से बाहर निकाला, उसके साथ मिट्टी रहती है, उसके साथ क्ले रहता है, अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंग। राइट, बहुत ही ईजी है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आप फटाफट नोट कीजिए जब तक मैं कैमरा चेक करती हूँ। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो, जब से ये चैप्टर पढ़ाया है ना तब से मैं आपको बताती आ रही हूँ काशीनाथ का माली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो फिर से हमारे सामने आ गए। काशीनाथ का माली आलू ज़रा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है,
अब यहाँ देखो कि पोटेशियम टू एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। कैसे मेटल होते हैं? हाईली रिएक्टिव। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ हाईली रिएक्टिव? इसका मतलब यह है कि ये बहुत जल्दी किसी के भी साथ रिएक्शन कर देते हैं, एंड इवन इनका रिएक्शन कभी कभी विग्रस होता है, ये हजार्डस हो सकते हैं, फायर हजार्ड्स हो सकते हैं इनके रिएक्शंस की वजह से। इसीलिए आपको बताया गया था कि पोटेशियम और जो सोडियम होता है इसको हम कैरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, राइट। तो इनके लिए जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आप इनको सेपरेट कर सकते हो, बट ओनली इन देयर मोल्टन स्टेट, राइट। कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ मोल्टन स्टेट लेने की ज़रूरत क्या पड़ती है? पानी क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम पानी मिलाएंगे तो इनमें, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन बहुत विग्रसली करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत विग्रसली करते हैं। तो इसलिए हम इनका सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हम इसमें पानी नहीं मिला सकते, हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसका मोल्टन स्टेट लेना पड़ेगा, राइट। तो मोल्टन स्टेट जब आप इसका ले लोगे तो आप क्या करोगे? इनको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ हम एक सेल ले लेंगे जिसमें हम एनोड साइड रखते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, और कैथोड साइड रखते हैं जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब एक सेल है, एक कंटेनर है जहाँ पर एक एनोड होता है और एक कैथोड। एनोड होगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, और ये यहाँ से बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें आपको फिल कर देना है मोल्टन जो भी आपका कंपाउंड है, सॉल्ट है, उसको। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो आपका एनोड और कैथोड है तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा किसको? पॉजिटिव एनोड है तो क्लोरीन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, और नेगेटिव हमारा कैथोड है तो सोडियम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और दोनों इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जिसमें आप सेपरेशन कर सकते हो हाईली रिएक्टिव मेटल का ओनली बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ओनली इन देयर मोल्टन स्टेट। डू नॉट यूज वाटर इन इट, ओके। अब क्या होगा? जब आप मोल्टन स्टेट में इनको किसी कंटेनर में ले लोगे, किसी सेल में ले लोगे जहाँ पर एक इलेक्ट्रोड आपकी एनोड है जो कि पॉजिटिव होती है, अनदर इलेक्ट्रोड इज कैथोड जो कि नेगेटिव होती है, तो यहाँ क्या होगा? आप खुद बताओ यहाँ क्या होगा फटाफट बोलिए। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन आपका जब होता है तब आप इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ मेटल डिपोजिशन ऑफ मेटल is at cathode and liberation of, दूसरा ही चौक यूज कर लेते हैं, liberation of chlorine at anode। ओके, इजी तरीका है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी इजी मेथड जिसमें आपको क्या करना है, जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल मिला है उस हाईली रिएक्टिव मेटल का मोल्टन स्टेट लेना है। देन यू हैव टू पुट दैट इन अ कंटेनर इन अ सेल वेयर
एनोड एंड कैथोड बोथ आर प्रेजेंट कनेक्टेड विद अ बैटरी, देन जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो सोडियम है वो मूव करने लगेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, मेटल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और क्लोरीन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, और इस तरह से डिपोजिशन होकर आप इनको सेपरेट कर सकते हो, बट ध्यान रहे इन मोल्टन स्टेट। ओके, नेक्स्ट आपके जो हाईली रिएक्टिव के बाद आते हैं मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं, जिनका मॉडरेट रिएक्शन होता है। मॉडरेट रिएक्शन होता है मतलब क्या हुआ, ये ना तो बहुत ही ज़्यादा विग्रस है और ना ही बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इनको सेपरेट करोगे तो इनकी अच्छी बात यह है कि ये किसी एक ही फॉर्म में फाइंड आउट नहीं हो सकते, हम इनको दो फॉर्म में, ये हमको दो फॉर्म में मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, ये हमें दो फॉर्म में मिलेंगे। सो वो दो फॉर्म क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स, ठीक है। कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। कार्बोनेट जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, उसके बाद क्या हो सकता है, लेड कार्बोनेट PbCO3, है ना, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये सारे कार्बोनेट के फॉर्म हो गए। यही सारे आयरन का भी हो सकता है और यही सारे हमें सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, यानी ये जो मॉडरेटली रिएक्ट करने वाले हमारे जो मेटल्स हैं ये दो फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। तो सल्फाइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड ZnS, लेड सल्फाइड PbS एंड कॉपर सल्फाइड CuS, ठीक है। तो ये हमें दो फॉर्म में मिल गए। अब इनका सेपरेशन कैसे होगा, अच्छे से ध्यान देना, जहां भी आपको कार्बोनेट दिख रहा है, सो कार्बोनेट के साथ क्या होगा, कार्बोनेट के साथ होगा कैल्सिनेशन, राइट, कैल्सिनेशन। जो मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे कार्बोनेट को तोड़ने के लिए एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्साइड्स, तो वो मेथड होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जहाँ आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा, मैं कैमरा में देखती हूँ कि स्पेस कहाँ मुझे दिखाई दे रही है, रफ जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। ओके, यहाँ साइड में मैं दिखाती हूँ आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था इसको आपने हीट किया था एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन और यहीं से हमने इसको भी लिया है, ठीक है। अब जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेड कार्बोनेट को हीट करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब जब इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी फाइनली आपको इन सब से कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या मिल रहा है, इन सभी का ऑक्साइड्स। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड जो है, जब आप इनका रोस्टिंग करोगे, सल्फाइड्स जहां आ गया तो वहां पर आपको करना है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें खुद में है, वो खुद ही से ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप रोस्टिंग करोगे तो ये सल्फाइड देखिए किसमें, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेड सल्फाइड जो है वो लेड ऑक्साइड प्लस SO2 बनाएगा, और कॉपर सल्फाइड बनाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन हो रही है, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, अगेन ऑक्साइड ऑक्साइड एंड ऑक्साइड। यानी आपके जो मॉडरेट या मीडियम रिएक्शन वाले जो मेटल होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलते हैं,
देन इन कार्बोनेट और सल्फाइड्स को कार्बोनेट इज फॉलोड बाय कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड इज फॉलोड बाय रोस्टिंग एंड बोथ ऑफ देम विल प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, दोनों से ही क्या मिल गया हमें? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऑक्साइड मिलता है तो हम उस ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, राइट। तो ऑक्साइड्स जब हमें मिलेंगे तो हम उनको क्या कर देंगे? रिड्यूसिंग नेचर के जो हमारे कार्बन होते हैं उनको लेकर आएंगे। यहाँ लिखा है रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। तो आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो ऐसे ही सभी के साथ लेड ऑक्साइड होगा तो Pb प्लस CO, कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस CO। अगेन यहाँ पर वही सेम चीज़ फॉर्म हुई है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारे रिएक्शन सारे के सारे ऑक्साइड्स जो मिले हैं उनको कार्बन के साथ रिएक्शन करवा कर आप उनका सेपरेशन कर सकते हो, राइट, है ना। इतना आप नोट करो, फिर उसके बाद मैं आखिर में बताऊंगी आपको किसके बारे में, जो लास्ट आपके नेटिव जो प्रेजेंट है उनके बारे में, नेटिव स्टेट। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बुक में। ये एक रे डायग्राम के थ्रू बना हुआ है सारा, आप उसको वैसे भी याद कर सकते हो या जैसा मैंने आपको बताया आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर जब कॉपर तक ख़त्म हो जाता है तो लो रिएक्टिव मेटल भी आते हैं। लो रिएक्टिव मेटल में हमारे पास है मर्क्यूरी, राइट, और एक कॉपर भी लो रिएक्टिविटी में आ जाता है। तो यहाँ पर मॉडरेट से लेके जब आप नीचे की तरफ पहुँच रहे होते हो तो उसमें जब इस तरह के मेटल जो कि ऑक्साइड्स जिनके प्रेजेंट हो, कार्बोनेट्स जिनके प्रेजेंट हो, सल्फाइड्स स्पेशली जिनके प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव होते हैं उनके सिर्फ सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉपर के बाद में यहाँ Hg लिखना भूल ही गई बीच में, यहाँ आएगा Hg। ठीक है, सो ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा? ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। ठीक है, तो जब सल्फाइड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा तो आप इनका क्या करोगे? यही प्रोसेस होगा रोस्टिंग। ठीक, अब इसका जो एक रिएक्शन है वो मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। इसको मुझे सारा रब करना पड़ेगा। आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। इनको मैं रब करके अब मैं रिएक्शन मर्क्यूरी का बताऊंगी आपको। ओके, तो अब देखो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी। तो ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी में काफ़ी नीचे आता है, काफ़ी इसकी पोजीशन लो है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होता। तो ये जो मर्क्यूरी है ये कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं मिलती है आपको, ये सल्फाइड्स के फॉर्म में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो जब ये सल्फाइड के फॉर्म में है तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी सल्फाइड का रिएक्शन करवाओगे तो 2,3,2,2 का फॉर्मूला याद रखना। 2,3,2,2, यहाँ पर भी 2,3,2,2। क्लियर? ये क्या है? 2 मोल्स ऑफ HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और जब आप इसको हीट करोगे, जब इनका रिएक्शन करवाओगे तो दे विल प्रोड्यूस मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप फिर से हीटिंग करोगे और हीटिंग करने के बाद आपको मिल जाएगा मेटल मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी और यहाँ पर कॉपर का दूसरा फॉर्म लिखा है। कॉपर सल्फाइड जो था वो +2 कंडीशन में था जब कॉपर, अब यहाँ पे कॉपर +1 कंडीशन में है, इसलिए Cu2S लिया है +3O2। इनको भी जब आप हीटिंग करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड देन सल्फर डाइऑक्साइड, एंड अगेन कॉपर ऑक्साइड की आप हीटिंग करवाओगे या रिएक्शन करवाओगे with copper sulfide and it will produce 6 mole of copper and sulfur dioxide। ठीक है, इसी तरीके से जिंक सल्फाइड का और रिएक्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे ZnS प्लस O2। ठीक है, तो इस तरह नहीं होगा, फॉर्मूला आप यही यूज करोगे 2 and 3 और ये प्रोड्यूस करेगा 2ZnO
प्लस 2SO2, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप कार्बन के साथ इनका रिडक्शन कर रहे हो। लेकिन इन केस अगर कार्बन नहीं है या कोई और मेथड हमें यूज़ करना है तो आप उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड आपके पास है और आपके पास कार्बन नहीं है या आप इसका रिडक्शन नहीं करना चाहते तो आप इसका क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किससे होगा, जो कि इनसे ज़्यादा, जिंक से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम से जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, जिंक मेटल बाहर निकलेगा। बट ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब आपको अच्छे से मालूम है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। दैट मेथड इज नोन एज, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और उस केस में जब आपको मेटल मिलेगा, यानी ये जो सेपरेट आउट होगा जिंक, तो ये लिक्विड स्टेट में सेपरेट होगा। किस प्रोसेस में, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इन्हीं तरीके के डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है थर्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। सो अगला जो लेक्चर होगा वो थर्मिट रिएक्शन से हम कंटिन्यू करेंगे कि थर्मिट रिएक्शन क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कोरोजन और फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको बेनिफिशियल लगा हो, आपको इससे कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।